मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी टॉपिक है वो है डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे के रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग पीछे अभी तक क्या क्या पढ़े, तो हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देखे। फिर हम लोगों ने देखी कि अगर एक एक्सटर्नल फील्ड पे अगर आप किसी डाइपोल को अलाइन कराते हो या फिर डाइपोल को ला करके उसमें आप रखते हो, तो उसको किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखने के लिए, ठीक है, आपको कितनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, यानी कितनी पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर उस पे भी हम लोगों ने देखा कि वो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड कर रही थी कि थीटा कितना है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल दोनों के बीच के एंगल्स की वैल्यू कितनी है। ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट डे देखी थी। तो इसके बाद आगे जो आज की हमारी टॉपिक है, व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक में अगर टर्म को ही देखो तो यहाँ पे देखो, डाई मतलब डुअल, ठीक है, इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ, यानी वैसे मटेरियल्स, ठीक है, या फिर वैसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी साथ के साथ डुअल प्रॉपर्टी यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो तो डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस, यानी पहली इनकी प्रॉपर्टी क्या है कि ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस विच आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ठीक है, एंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का काम नहीं करती है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स होती है। बट अगर आप किस बट dielectric materials can be made to hold an electrostatic charge while dissipating minimal energy in the form of heat। ठीक है, ये जो सेकेंड पॉइंट है उसको देखो, वो क्या कहती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहो, इलेक्ट्रिसिटी इसमें एकदम से पास नहीं होगी। पर दूसरा सिचुएशन का क्या कहा जा रहा है कि अगर आप उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज को होल्ड कराना चाहो, ठीक है, स्टोर नहीं, होल्ड मतलब हुआ कि कुछ टाइम तक होल्ड करने का, यानी कि अगर आप इसमें कुछ टाइम तक के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज होल्ड कराना चाहो या प्रोड्यूस कराना चाहो, तो यस, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं कर रही, पर दूसरा क्या कह रही है कि हाँ, चार्ज स्टोरिंग का काम कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए आप बोलोगे तो चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो ये डुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रही है ना इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इसीलिए इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स मटेरियल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, माइका हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा, प्रोक्लेन हो जाएगा, वेरियस मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, और इवन ड्राई एयर जो हमारा, वो भी एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाइलेक्ट्रिक है। ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल हो गए आपके डाइलेक्ट्रिक्स के। याद रखना, डाइलेक्ट्रिक्स किसको कह रहे हैं, जिनमें दो प्रॉपर्टीज हो रही है। एक तो वो कंडक्टिंग का काम नहीं कर रही, पर आप उसको कह रहे हो कि चार्ज होल्ड करने के लिए, तो कुछ टाइम के लिए चार्ज होल्ड करने को तैयार है। उस चार्ज होल्डिंग प्रोसेस में हो सकता है कि वो हीट, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करे, मतलब कि वो अपने अंदर चार्ज स्टोर कर रही है, तो उस स्टोर करने के लिए वो हो सकता है कि हीट प्रोडक्शन का काम करे। जैसे माइका में क्या होता है कि हम लोग जब एक्सटर्नली चार्ज होल्ड करने के लिए कुछ टाइम के लिए कहते हैं, तो उसके कारण वो क्या होता है, उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होता है। ओके, अब देखते हैं कि क्लासिफिकेशंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, कितने तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, तो कितने तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, तो मेनली होते हैं दो तरह के। एक हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स होता है, एक हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं और फिर से याद करते हैं कि व्हाट इज डाइपोल। तो डाइपोल के केस में क्या था कि डाइपोल इज बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस। अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पे, फाइनाइट मतलब कि वो जो इस चार्ज के रेंज पे लाई करता हो, ऐसा नहीं कि दो चार्जेस हैं जिनका सेपरेशन 10 मीटर है, 50 मीटर है, वैसा नहीं, इसके रेंज पे लाई करने वाले अगर सेपरेटेड डिस्टेंस हो, ठीक है, वो फाइनाइट डिस्टेंस हो, तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते थे, डाइपोल। और एक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट था वो कितने के बराबर था, Q × 2a के बराबर था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक्स आर बेसिकली पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। इसमें भी मैंने बताई थी कि पोलर मॉलिक्यूल्स वैसे होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द पॉसिबिलिटी that the positive and negative molecules will coincide with each other, ठीक है, इज नल और जीरो। ठीक है,
यानी क्या लिखा हुआ है कि जो पॉजिटिव चार्ज है और या फिर नेगेटिव चार्ज है जिनका कॉन्साइड करने का चांस, ठीक है, जीरो है या फिर सिंपली सिंपली नल है। कहने का मतलब है कि अगर एक ये डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो और ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जनरली हमारे यहाँ होंगे आयनिक बॉन्ड वाले, ठीक है, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये प्लस आयन के जैसा बिहेव करता है, ये नेगेटिव आयन के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब ये दोनों का अगर दोनों कुछ फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उस सिचुएशन पे ये कैसे बिहेव करेंगे, एक डाइपोल के जैसे, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि इनके एक दूसरे से कोइंसाइड होने की प्रोबेबिलिटी एकदम ना के बराबर होती है, ठीक है। तो इनिशियली इनमें कुछ डाइपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। अब अगर इनिशियली अगर एक आप डाइलेक्ट्रिक कंसिडर कर रहे हो, आप कह रहे हो कि यहाँ पे एक डाइपोल है, ठीक है, यहाँ पे एक डाइपोल है, अगर दो ही डाइपोल माने तो दोनों डाइपोल का डायरेक्शन एक साइड पे, तो उस सिचुएशन में इस सब्सटेंस का कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। पर ऐसा तो होता नहीं। आप कभी कोई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस को या फिर कोई सब्सटेंस को रखा हुआ देखते हो तो आप ऐसा फील करते हो कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है? नहीं ना, जब तक आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करोगे। इसका मतलब है कि अगर इसका मतलब है कि इसमें जो डाइपोल्स का अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह होता है, कुछ इस तरह होता है कि ये जैसे जैसे इस केस में ये डाइपोल इस डाइपोल मूवमेंट को कैंसल आउट कर दे रहा है, ये डाइपोल मूवमेंट इस डाइपोल मूवमेंट को कैंसल आउट कर दे रहा है, ठीक है, ये डाइपोल मूवमेंट इस डाइपोल के मूवमेंट को एक कैंसल आउट कर दे रहा है। और इस सिचुएशन में आपको क्या मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। यानी कि अगर आपको ठीक है, यानी कि अगर आप एक नॉर्मल सब्सटेंस को रखा हुआ देखें जो कि पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट है, पर अगर एक होल का कंसिडर करने का कोशिश करो, एक होल का पूछा जाए कि डाइपोल मोमेंट कितना है, तो आपका वो कितना आएगा, जीरो आएगा, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी कितनी आएगी, जीरो आएगी। some of the examples of dielectric non-polar some of the example of dielectric polar molecules are hydrogen oxide, basically water, carbon dioxide, NO2 एक्सेट्रा, ठीक है। ये हमारे कुछ एक एग्जांपल है। इसके बाद आते हैं हमारा जो सेकेंडरी पॉइंट है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स नाम से ही पता चला हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें किसी तरह का पहले से, ठीक है, अभी टर्म देखो बार बार मैं कह रहा हूँ बिफोर या फिर पहले, कहने का मतलब है स्टार्टिंग में उनके पास डाइपोल मूवमेंट नहीं है, बाद में डाइपोल मूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बारे में मैं पहले भी बताया था, उसमें क्या बताया था मैंने कि अगर वैसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी होते हैं, पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब जीरो है तो उस सिचुएशन में देखो प्लस चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है, दोनों के दोनों एक ही बॉक्स के अंदर है, यानी एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड करने का काम करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अनलाइक पोलर मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड्स, यानी पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस कॉन्साइड करता है, ठीक है। एंड द मॉलिक्यूल्स हैंस नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, यानी इनिशियली इनमें किसी तरह का डाइपोल मूवमेंट नहीं है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट होने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। वो पहला है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय सब फाइनाइट डिस्टेंस। तो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं पर एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहे हैं, फाइनाइट डिस्टेंस तो है ही नहीं, ठीक है। इसके हमारे कुछ एक एग्जांपल हो जाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सारे हमारे कुछ एक, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टर्म है पोलराइजेबिलिटी, ठीक है, पोलराइजेशन सिंपली। तो पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिस प्रोसेस से, ठीक है, जिस प्रोसेस में अगर आप एक पोलर मॉलिक्यूल्स कंसिडर कर रहे हो, देखो पोलराइजेशन समझ में आएगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू जीरो रखी, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रखी, एक डाइपोल मूवमेंट इधर है, ये डाइपोल मूवमेंट इधर है, ये डाइपोल मूवमेंट इधर है, ये डाइपोल मूवमेंट इधर है, ठीक है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो है, तो उसमें क्या है, डाइपोल मूवमेंट, इसके अंदर जितने भी डाइपोल है वो रेंडमली अलाइन है, और इस रेंडमली अलाइनमेंट के कारण जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सॉरी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर, वो हमारा जीरो है। पर आपने क्या किया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा करके कुछ एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो जैसे ही आपने
जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी यहाँ पे, ठीक है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अप्लाई करी तो क्या देखने को मिला कि ये सपोज पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये सपोज ऐसा है, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये एक डाइपोल है, ये नेगेटिव ये एक पॉजिटिव ये एक नेगेटिव है, ये एक डाइपोल है, ठीक है। और इधर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी पॉजिटिव वाली, तो ये पॉजिटिव जब यहाँ पे आएगा तो ये पॉजिटिव इस डाइपोल के बारे में बात करो, तो इस पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है, तो वो उसको इधर के अलॉन्ग भेजेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये नेगेटिव को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा। तो आप क्या देखोगे कि डाइपोल कुछ रोटेट करने की टेंडेंसी आ जाएगी कुछ ऐसी, यानी वो डाइपोल के अलाइनमेंट को चेंज करने का कोशिश करेगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू बढ़ाते चले जाओ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो आपका डाइपोल इधर था, ठीक है, ये जो डाइपोल आपका इधर था वो अलाइन करके किधर हो जाएगा, इधर के अलॉन्ग, और सारे डाइपोल्स का अलाइनमेंट इधर हो जाएगा अगर आप एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करो हाइयर वैल्यूज के, ठीक है। और देखो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का अलाइनमेंट किधर हो रहा है, ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, अप्लाइड फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर जो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के। आप जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगी डाइपोल्स के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइन होने के, ठीक है, विच इज बेसिकली, ठीक है, ठीक है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो एप्सिलॉन नॉट अल्फा आएगा, वेयर अल्फा इज आल्सो नोन एज एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी कहने का मतलब है अलग अलग एटम्स में अलग अलग टेंडेंसी होती है, ठीक है, अलाइन होने की। कोई बहुत लो इलेक्ट्रिक फील्ड में अलाइन हो जाता है, ठीक है, कोई किन्हीं के लिए अलाइनमेंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिक्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिक्वायरमेंट होता है वो हायर्स होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट केसेस में मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि वो कितने वैल्यूज पे अलाइनमेंट होगा या पोलराइजेशन शो करेगा, तो वो हमारा अल्फा है, विच इज बेसिकली एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अभी अब यहाँ पे देखो पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, यहाँ पे देखो E इक्वल टू जीरो था तो ये रेंडमली अलाइन थे, पर जैसे ही आपने E इक्वल टू नॉन जीरो किया, वहाँ पे देखो आपने E इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, यहाँ पे देखो इसके खुद के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो था, ठीक है, और यहाँ पे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी रखा जीरो था, पर जैसे आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉन जीरो किया, ठीक है, और इसके कारण डाइपोल देखो ये पॉजिटिव चार्ज ऑलमोस्ट सबका एक साइड आ गया ना, ठीक है, तो डाइपोल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन पे अलाइनमेंट शुरू हुआ और इसके अंदर खुद भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, ठीक है। आपने एक एक्सटर्नल फील्ड प्रोवाइड किया, उसके कारण डाइपोल्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शुरू हुआ, और इसके अंदर की जो खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू नॉन जीरो हो गई, कुछ एक वैल्यू होगी। और दूसरी चीज जो नोट डाउन करने वाली चीज है वो ये है कि अगर आप इधर से पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, तो आप तो इस पर्टिकुलर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा कि ये पॉजिटिव को रिपेल करेगा इधर भेजेगा, नेगेटिव को इधर भेजेगा, यानी कुछ टाइम आप क्या देखोगे कि नेगेटिव इधर है पॉजिटिव इधर है, और इधर के अलॉन्ग हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर। यानी कि अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक पे ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो, ठीक है, तो इसके अंदर खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ड्यू टू पोलराइजेशन, ठीक है। और जो आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड खुद प्रोड्यूस हुआ विद इन द डाइलेक्ट्रिक, तो आपसे पूछा जाए कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो डाइपोल डाइलेक्ट्रिक के अंदर है वो कितना है, तो आपने ई नॉट अप्लाई किया था और एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है, तो आपको अगर नेट नेट पूछा जाए, ठीक है, ई नेट, तो आप क्या बोलोगे ई नॉट माइनस ई पी, यानी अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ना होकर के ई नॉट में से ई पी कम हो जा रहा है, ठीक है। यानी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखोगे तो उसके अंदर एक खुद एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा,
और वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को कम करने का काम करता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। ठीक है, वो टॉपिक हमारा कैपेसिटर्स में यूज करते हैं हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंसर्ट करने का काम। ओके, अब एक नेक्स्ट स्टेप, एक छोटी सी चीज है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेसिकली क्या है कि मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अप्लाई किया ई नॉट सपोज, इसके अंदर डाइपोल अलाइन होना शुरू हुए, अपोजिट डायरेक्शन पे अलाइन हुए इलेक्ट्रिक फील्ड के, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ ईपी। ठीक है, तो आपको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला वो हमारा कितना हो गया, ई नॉट माइनस ईपी। ठीक है, यानी यहाँ के बाद, इसके बाद जो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे वो हमारा कितना होगा, ई होगा, या फिर इसके अंदर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा। क्यों? क्योंकि ई नॉट इधर के अलॉन्ग था, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इधर के अलॉन्ग जो उसके वैल्यू को कुछ एक वैल्यू से कम कर दिया, यानी आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब है हमारा ई नॉट माइनस ई पी, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब बच गया आपका ई, आपने अप्लाई कितना किया था, ई नॉट। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट एंड द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ठीक है, ये इस चीज को मेजर करने का काम करता है। ओके, देखो क्या लिखा है, व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन अ पैरेलल प्लेट। ठीक है, या फिर किसी भी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के रास्ते में किसी तरह का डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हो, तो आपका ई नॉट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, उसके कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई हो गया। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या कहता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इक्वल टू अप्लाइड नेट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखने के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो। ठीक है, तो एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाली क्या है कि पहले अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा, ठीक है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से हायर होगी, क्योंकि आपने 100 लगाया। ठीक है, ऐसे आपने इधर से 100 लगाया, इसके अंदर प्रोड्यूस हुई 10। ठीक है, तो आपको ई नेट कितना मिला, 90। तो आपसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू पूछा जाएगा तो आप कितना बोलोगे, 100/90। इससे क्या पता चला कि के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा, ठीक है, 1 से ग्रेटर होगी। ओके, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स देख लेना। ठीक है, और फिर इसका यूटिलाइजेशन करेंगे जब हम लोग कैपेसिटर्स के केस में पढ़ेंगे, तो कैपेसिटर्स के केस में भी देखेंगे कि के इज इक्वल टू सी नॉट बाई सी। सी इज ओरिजिनल कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, और ये सी है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंसर्टेड। यहाँ पे भी आप देखोगे कि के इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, ओके।